हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या पंथ। सो फ्रेंड्स, पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस किया था रियल नंबर का, इरेशनल नंबर का एक टॉपिक था जिसमें हमने थ्योरम नंबर 1.3 डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 1.4, वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए इस पे बेस्ड आगे हम एग्जांपल्स भी करेंगे और एक्सरसाइज भी है हमारे पास। सबसे पहले समझ लेते हैं √2 इज़ इरेशनल को हमने प्रूव कैसे करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लेंगे। हम मान लेंगे कि जो √2 है वो क्या है, रैशनल है। हमने स्टडी करा है रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं फ्रेंड्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं, यहाँ समझ लेते हैं, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर Q 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रैशनल नंबर सिंपली जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2 और वी कैन टेक सिंपली 2। इसको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं, इसके नीचे 1 लगा दें तो ये P/Q की फॉर्म में ही है। और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों, इरेशनल नंबर्स इसके उल्टे हो जाते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे √2 एक इरेशनल नंबर है, या कह लीजिए √3, या कह लीजिए √5। ऐसे ही एग्जांपल्स जो हैं ये है हमारे इरेशनल नंबर्स। और अगर मैं समझना चाहूँ इरेशनल नंबर्स को तो हमारे पास एक नंबर है 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ना ही ये एंड होगा और ना ही इसमें कोई एक पैटर्न फॉलो होगा। वैसे नंबर्स भी क्या होते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। सो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम करते हैं कि √2 इज़ इरेशनल को हमने प्रूव कैसे करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए जैसे कि मैंने कहा था कि हम इसका उल्टा मान लेंगे। उल्टा मतलब अगर यहाँ ये कह रहा है कि इसको इरेशनल प्रूव करिए तो हम मान लेंगे कि √2 है क्या है, रैशनल। सो हम यहाँ लिखेंगे let us assume to the contrary that √2 is rational। So अभी मैंने आपको बताया है कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। तो रैशनल वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अब हमने एज्यूम कर लिया है दैट √2 इज rational, so therefore √2 can be represented in the form of P/Q, because ये rational है तो हम लिख सकते हैं that it can be represented in the form of P and Q। अब ये P and Q क्या है, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे where P and Q are integers। we know that P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक टर्म डिस्कस करी थी दैट इज़ कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स अभी दोबारा आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स, फॉर एग्जांपल ऐसे दो नंबर जैसे हमने 4 और 5 लिए हैं, इन दो नंबर्स को हम फर्दर नहीं काट सकते हैं बिकॉज इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको हम फर्दर नहीं काट सकते हैं, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। सो चलिए अब देखते हैं कोप्राइम का यहाँ पे कैसे यूज़ होगा। मान लेते हैं हमने बताया P and Q इंटीजर्स है और इसमें अभी कोई एक कॉमन फैक्टर है। तो क्या किया हमने, इसको काट के लिख दिया A/B। क्यों करा हमने ऐसा, हमने ऐसा इसलिए किया कि अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने एक तरह से इनके कॉमन फैक्टर बीच में अगर कोई था तो वो हटा दिया और बताया कि अब A और B जो है वो ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको फर्दर नहीं काटा जा सकता और वो कोप्राइम है। तो हम यहाँ लिखेंगे where A and B are कोप्राइम नंबर्स। अब A और B हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं। तो चलिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
वी कैन राइट a इज इक्वल टू √2 इंटू बी, ये b ऊपर चला गया. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, लेट्स स्क्वेयरिंग बोथ साइड. जब हमने दोनों तरफ स्क्वेयर किया तो क्या आया हमारे पास, a² इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वेयर. अब जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए फ्रेंड्स, a² इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वेयर. अब इसका क्या मतलब है कि a² को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और b² से भी डिवाइड कर सकते हैं. कहने का मतलब अगर ये डिवाइड कर सकते हैं a² को 2 से और b² से, तो इसका मतलब है कि a² के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, 2 एंड b². तो चलिए इस तरफ लिखते हैं. Therefore, we can say that the factors of a² are 2 and b². This implies that a² is divisible by 2. This implies that a² is divisible by 2. अगर a² के फैक्टर्स हैं 2 एंड b², इट मीन्स कि a² डिविजिबल होगा 2 से. नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3, जिन्हें ये नहीं पता है कि थ्योरम नंबर 1.3 क्या है, वो इससे पिछली वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है थ्योरम नंबर 1.3. थ्योरम नंबर 1.3 कहती है कि p अगर एक प्राइम नंबर है और अगर p डिवाइड करता है a² को, तो p डिवाइड करेगा a को भी. तो वही चीज़ हमने यहाँ करनी है कि अगर a² इज़ डिविजिबल बाय 2, नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3 वो क्या प्रूव कर सकता है, दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. ये हमने थ्योरम नंबर 1.3 के थ्रू प्रूव कर दिया कि चलिए अगर a² डिविजिबल है 2 से, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. सिंपल. नाउ अगर a 2 से डिवाइड हो सकता है, सो देयरफॉर वी कैन राइट, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं दैट a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सम. c एक इंटीजर मान लेते हैं, कोई भी एक इंटीजर. ये इसलिए हमने ऐसा लिखा क्योंकि a डिविजिबल है 2 से. तो अगर a डिविजिबल है 2 से, तो वी कैन राइट दैट a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय c. मतलब वही हुआ कि a अगर 2 इधर अगर आ जाता है तो वो एक तरह से a से डिवाइड हो जाता है. तो अगर a इज इक्वल टू 2c है और वो डिवाइड हो जाता है, सो दिस वैल्यू मार्क कर लेते हैं इसे हम, दैट a इज इक्वल टू 2c एंड वेयर c इज सम इंटीजर. c कोई भी एक इंटीजर हम मान लेते हैं. तो चलिए अब इस वैल्यू को हमने पुट करना है इस मेन इक्वेशन में. सो इसको पुट करने के लिए चलिए अब मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ. सो फ्रेंड्स, हमारी इक्वेशन 1 थी ये a² इज इक्वल टू 2b². नाउ हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2c यहाँ पे पुट करेंगे. सो पुटिंग a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1. सो जब हमने ये पुट करा तो हमारे पास आया, हमने क्या किया, 2b² इज इक्वल टू, अब a² की जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे. जब a की वैल्यू थी 2c और उसका स्क्वायर, तो हमारे पास आया फर्दर 4c². तो चलिए इसे फर्दर सॉल्व किया जब हमने, तो 2
और 4 आपस में कट रहे हैं, तो ये आया हमारे पास इस तरफ 2c²। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहाँ से हमें पता चल रहा है दैट b² के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 × c²। सो दिस इम्प्लाइज दैट फैक्टर्स ऑफ b² आर 2 and c²। अगर b² के फैक्टर्स हैं 2 और c², सो फर्दर ये इम्प्लाई करता है दैट b² इज डिविजिबल बाय 2। अब देखिए, जब b² इज डिविजिबल बाय 2 है और इससे पहले हमने लिखा था दैट a² इज डिविजिबल बाय 2, ये नोट कीजिए, a² इज डिविजिबल बाय 2 एंड b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो अब देखिए, ये एक और चीज़ इम्प्लाई करेगा, जैसे इसने बताया था कि a इज़ डिविजिबल बाय 2 थ्रू द थ्योरम नंबर 1.3। तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम थ्योरम 1.3 b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो दो चीज़ें अब हम ले सकते हैं, यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ फर्दर। अब दो चीज़ें आ गई, a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब दोनों में a और b जब 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इट मीन्स दैट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर, अ कॉमन फैक्टर 2। अब देखिए, a और b में कॉमन फैक्टर आ गया है 2, बट हमने इससे पहले लिखा था स्टार्टिंग में कि a और b क्या हैं, वो है कोप्राइम। अब देखिए, अगर ये कोप्राइम थे तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, बट हमारे पास तो कॉमन फैक्टर निकल के आ गया 2, तो ये तो फॉल्स हो गया। सो लेट्स रब दिस ऑल नाउ। Now a and b have common factor 2, so this contradicts, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है कौन से फैक्ट को, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime। ये तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। हमने स्टार्टिंग में कहा कि a और b को प्राइम है और एंड में जाके इनमें एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, तो ये तो को प्राइम रहे ही नहीं। फिर तो अगर रहे ही नहीं तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। हैंस द assumption जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, द assumption दैट √2 इज रैशनल, वो तो फॉल्स हो गई फिर। Hence the assumption that √2 is rational is now false. Okay. Therefore, hence we have proved now that under √2 is irrational. यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा सा ये ट्रिकी सा है कि स्टार्टिंग में हमने इसका उल्टा मान लिया, √2 को ही रैशनल मान लिया, जबकि हमें प्रूव करना था इररैशनल। थोड़ा सा ट्रिकी सा है, बट बहुत ही सिंपल है। हमने सिर्फ अपनी इन चीज़ों पे ध्यान देना है जो हमारी थ्योरम नंबर 1.3 जो प्रूव कर रही थी, उसे पहले आप स्टडी कर लीजिए अच्छे से, फिर इस थ्योरम पे आइएगा। चलिए, थैंक यू।